आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में कवर करा था, तो एक तरीके से देखा जाए हमने ज्यादातर पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कवर कर लिए हैं। तो अब जो है हम कुछ वो चीजें पढ़ेंगे, आज उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चाहे वो आर्टिकल 100 के बाद है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने मोटा मोटा 100 आर्टिकल्स तक कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो चले जाइए आई बटन में या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करें तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है जिन जिन पार्ट्स से पूछे गए हैं हमने वो पार्ट्स कवर कर लिए। कुछ ऐसे अभी इक्का दुक्का पार्ट्स रहते हैं जिनमें से हमने कवर नहीं करे हैं, उनमें से कवर आज हम कर लेंगे। एक क्लास रह जाएगी हमारी बस, जो हमारी लैंडमार्क केसेस पे या अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो जजमेंट्स आई हैं उसकी हम एक क्लास करेंगे, जिसमें हम सारी हमारी जजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कवर कर लेंगे। मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज हो जाएगा पूरा कंप्लीट। फटाफट से आते हैं हमारे टॉपिक्स पर, जो मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा ताकि आप समझ जाएंगे कि किधर कौन सी चीज दी गई है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए हम ना आज लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको लिस्ट के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उससे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक चीज बता दूं ताकि आप जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो वो आपको पता लग जाए। मिनिक्षा मैम प्लीज अपना माइक स्विच ऑफ कर दीजिए। ये तीनों जो है फटाफट से लिख लीजिए, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देखिए अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, देखिए पार्लियामेंट जो है वो दो लेवल पे होते हैं। सेंट्रल लेवल अगर देखा जाए, ये कहीं पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं गवर्नमेंट का। आशा मैम आप भी ध्यान रखना इस पे ताकि आपको गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर पता लग जाए। देखिए पार्लियामेंट होता तो एक ही है लेकिन हम इसको लेते हैं दो लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे यानी कि राज्य लेवल पे जो होती है, और एक होती है आपका सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यूपी का एग्जांपल, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल। उत्तर प्रदेश की अगर संसद अपनी जो है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जैसे हमारा यहाँ राज्यसभा लोकसभा होता है वहां पर भी विधानसभा विधान परिषद होता है। ठीक है, अब क्या है इसमें, जब यहां लॉ बनता है, अगर यूपी के अंदर लॉ बनाया गया, यूपी की संसद ने यानी कि यूपी की लेजिस्लेटिव बॉडी ने अगर लॉ बनाया है, तो वो लॉ जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ यूपी की बाउंड्रीज तक ही लागू होगा। भाई यूपी की उसने लॉ बनाया लेजिस्लेटिव बॉडी ने, तो वो लागू तो यूपी तक होगा, दिल्ली तक थोड़ी हो जाएगा, दिल्ली का अपना अलग बनाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टेट लेवल पे। अब आ जाते हैं हमारा इंडिया लेवल पे यानी कि हमारा सेंट्रल लेवल पे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो लॉ बनाता है वो लॉ पूरे भारत पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, पूरे भारत पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में अगर पार्लियामेंट है, दिल्ली में बना है तो वो सिर्फ दिल्ली पे ही एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में सब आ जाता है। तो अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बना रहा तो भैया वो फिर अब क्या है भाई, अब मान लीजिए किसको क्या लॉ बनाना है क्या लॉ नहीं बनाना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। सब्जेक्ट किन किन पे बनाना है, कि भैया फूड पर आपको बनाना है, टैक्स पर इनको बनाना है, इनको नहीं बनाना, या दोनों पर किसको बनाना है।
तो इन सब चीजों को समझने के लिए गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो मेकर्स थे, उन्हें पता था यार गवर्नमेंट लड़ेगी। क्यों? अब मान लीजिए अगर यूपी में कांग्रेस गवर्नमेंट होती, ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल पश्चिम बंगाल का ले लेते हैं, ममता बनर्जी रहे पश्चिम बंगाल में, अब सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, अब बीजेपी गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, अब वो जरूरी थोड़ी है ममता बनर्जी उस लॉ को मान लेगी। इनमें क्या रहेंगे, क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। आज भी हम देखते क्लैशेस होते हैं, लेकिन इतने क्लैशेस नहीं होते। अगर ये 3 लिस्ट नहीं आती तब वो क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। उन क्लैशेस को रोकने के लिए इन तीनों लिस्ट को लाया गया, जिसमें यह बोला गया कि भैया हम एक काम करेंगे, हम सब्जेक्ट बांट देंगे। क्या बांट देंगे? सारे सब्जेक्ट बांट देंगे कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए, भैया आपको एजुकेशन का स्टेट का काम रहेगा, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, स्टेट अपनी तरफ से लॉ वगैरह बनाए, हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आर्मी वगैरह से रिलेटेड तो पार्लियामेंट ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बोला नहीं भैया स्टेट को नहीं पावर देंगे, ये तो सेंट्रल में ही, हमारा सेंट्रल का जो पार्लियामेंट है, जो हमारा वो है, वही बनाएगा, स्टेट में हम नहीं बनने देंगे। ये चीज समझ आ गई है? ये बात सबको होपफुली क्लियर हो गई। टॉपिक्स बांट देना कि भैया ये हम इसको नहीं देंगे। अगर ऐसे टॉपिक नहीं बांटते तो क्या होता, कोई भी फिर अपनी मनमर्जी लॉ बनाता, उनमें लड़ाइयां बसती, उसका डिस्प्यूट इतना हैवी हो जाता कि कौन उसको झेलता, कौन उसको देखता, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तीनों में डिफरेंस भी है भैया। जिस पर लो स्टेट की विधानसभा, स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी, विधान परिषद बनाएगी लो, उसको स्टेट लिस्ट बोला जाएगा। यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर जितने लॉज लिखे होंगे उन पर स्टेट को राइट है लॉ बनाने का। जितने पर यूनियन काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या काम करेगी, यूनियन लिस्ट बोलेंगे, उसको हम यहां सब्जेक्ट डाल देंगे। कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिसमें भैया स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल, वो भी स्टेट और सेंट्रल भी लॉ बनाएगी, वो आ जाएंगे हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो जिन टॉपिक्स, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को राइट है लॉ बनाने का, स्टेट गवर्नमेंट काम, वो भैया स्टेट लिस्ट में डाल दिया। जिन पे हमारी यूनियन काम करेगी उनको हमने यूनियन में डाल दिया, और जिनमें दोनों काम करेंगी उसको हमने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। तीनों में फर्क समझ आ गए? ये तीनों लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दी गई है। तो एक बार छोटा छोटा अपनी हैंड राइटिंग में आप इंग्लिश लिखो, हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो, आप एक बार लिख लो उसको कि भाई स्टेट में ये होता है, यूनियन में ये होता है और कंकरेंट में ये होता है, ताकि आपको याद रहे। जल्दी से लिख लो। एक तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। भाई किस पे क्या लॉ बनाना, पावर भी तो बांट दी ना, कि भाई आर्मी रिलेटेड नहीं भैया, स्टेट आपको राइट नहीं है, आर्मी वगैरह फोर्सेस वगैरह से रिलेटेड आप इनको कैसे लॉ बनाने देंगे भाई हम, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, ये आप लॉ बनाओ, ठीक है। लेकिन जी एजुकेशन पर, एजुकेशन इधर आ जाओ जी कंकरेंट लिस्ट में। क्यों भाई? भैया सेंट्रल भी बनाएगी अपना, स्टेट भी बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल्स होते हैं और स्टेट के भी आप देखते हैं। तो ठीक है जी, हम भी लॉ बनाएंगे, हम भी लॉ बनाएंगे। कुछ मैटर में जी आप बनाओगे, कुछ में आप बनाओगे, यहां हम दोनों बनाएंगे। तो ये जो लड़ाइयां शुरू होनी थी, ये लड़ाइयां काफी हद तक कम हो गई। हालांकि अब भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन उस लेवल पर नहीं जाता जिस लेवल पर जाना चाहिए था। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? फटाफट से छोटा छोटा अपने उस पे सब लिख लीजिए।
जो आपका आर्टिकल 246 है, ठीक है, आर्टिकल 246 डील करता है इनके साथ, जो हमारी 3 लिस्टिस के बारे में हम पढ़ते हैं। रेड विद 7 शेड्यूल। ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कुछ, इसलिए मैंने आपको ये, ठीक है। ऐसे बहुत से ही सब्जेक्ट है जिनके ऊपर भैया सिर्फ इन्हें ही पावर है, जिनमें इन्हें पावर है और जिनमें उन दोनों को पावर है, ठीक है। उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 लिस्टेज आपको समझ आ जाए वो काफी ज्यादा जरूरी है। इन 3 लिस्ट को समझाने के लिए ही आपको ये बताया गया था, ताकि आपको एटलीस्ट समझ आ जाए। कुछ 3 लिस्टों के कुछ लिख दूं टॉपिक्स, अगर आपको समझ आ जाए ज्यादा बढ़िया। इसको नोट डाउन कर लो आपके रेफरेंस के लिए। पब्लिक ऑर्डर, भैया जाहिर सी बात है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का, उसके ऊपर लॉज बनाने का स्टेट गवर्नमेंट का ही राइट होना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पता है किस तरह की क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ये पता लगाने में इनको टाइम लग जाएगा। पुलिस, जाहिर सी बात है स्टेट पुलिस होती है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहां बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, कंफ्यूज मत होना। अगर आप पुलिस का देखोगे तो आप ये सोचोगे पर यार केजरीवाल जो है दिल्ली के सीएम जो थे, अब तो अतीश ही हैं, लेकिन वो रोते रहते थे कि दिल्ली पुलिस पे दिल्ली की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो मैं बता देता हूं दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री जो है हमारी, ठीक है, उसके अंडर में आती है, जो हमारा गृह मंत्रालय है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अंदर हमारी दिल्ली पुलिस आती है। होम मिनिस्ट्री कौन सी? जो सेंट्रल पे है, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल पे है। हमारे सेंट्रल पे कौन है? होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह। तो जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, इस वजह से क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे संसद भवन, राष्ट्रपति रहते हैं, आप प्रधानमंत्री रहते हैं, आपके सारे मिनिस्टर्स के घर यही हैं, तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी
ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। पुलिस, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। अब आ जाओ यूनियन लिस्ट में, डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जाहिर सी बात है ये सारे टॉपिक पे इनको लॉ बनाने का। और कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों बना सकते हैं, भाई एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट रिगार्ड लॉज हो गए, मैरिज रिलेटेड हो गए या एडॉप्शन रिलेटेड हो गए। मैरिज वगैरह में अगर आप देखोगे तो अभी हमने कुछ दिन पहले वो पढ़ा था, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कर लिया है, तो उसका ये सब एग्जाम्पल है। भाई कंकरेंट लिस्ट था तभी तो कर पाए, यूनियन होता कर ही नहीं पाते। किसी को कोई क्वेरी इसके रिगार्ड में? हाँ जी आशा मैम। आ गया। अब मैं ना इनमें आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूं, किसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ताकि आपको ये ध्यान रहे, ठीक है। 97 सब्जेक्ट्स है आपका यूनियन लिस्ट में, ठीक है। और आ, आ, इस हाँ हाँ हाँ, कि जिनको लेकर वो अपने लॉज वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। या 98 कर लो ना, 98 है, 98 आपका इस पे हो गया। देखिए ओरिजिनली जो था 97 है, लेकिन अब बढ़ाकर इसको 98 कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज समझ आ गया। ऐसे ही हम स्टेट की बात करें, स्टेट में अभी है 59 सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर लॉज बना सकते हैं ये। कितने? 59, लेकिन जो ओरिजिनली थे पहले वो थे 66, यानी कि कम कर दिए गए सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें कंकरेंट लिस्ट के अंदर अब सब्जेक्ट से कितने? 52, ओरिजिनली थे 47 सब्जेक्ट्स वही है जिनके ऊपर हम लॉज बना सकते हैं। और इन सब का हवाला, लिस्टों का हवाला कहां पर दिया गया है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 3 लिस्टेज हम पढ़ते हैं इसका हवाला कहां दिया गया है? 7th शेड्यूल में। अच्छा मनीषा मैडम एक चीज बताइए मेरे को, या आशा मैडम भी बता सकती है, या जो यहां बैठे हुए हैं वो भी बता सकते हैं, 7th शेड्यूल किधर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? मैंने 1-2 दिन पहले बताया था, अगर फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल से क्वेश्चन आ गया तो आप लोग तो फंस जाओगे अगर आपको नहीं पता। बताइए किधर दिया गया? बताओ बताओ। ये मैंने 7 शेड्यूल बताया ना आपको, सारी लिस्टें 7 शेड्यूल में हैं, तो ये 7 शेड्यूल कहां दिया गया है? बताइए। नहीं पता ना? पूछ क्यों नहीं रहे हो फिर? आशा मैम आप बता सकते हैं 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां दिया गया? हाँ जी मैम।
सुनो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कोई चीज अगर तुम्हें नहीं लगे या नहीं पता हो पूछ लिया करो। 7 शेड्यूल मैंने लिखा, जब 246 रेड विथ 7 शेड्यूल, आपको तभी पूछ लेना चाहिए था कि सर ये 7 शेड्यूल किधर है। मैं बता देता हूँ, आपके पास बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में सबसे एंड में पहुंच जाइए, शेड्यूल्स मेंशन कर रखे हैं, सबसे एंड में पहुंच जाओ, बेयर एक्ट के पेज पलटते हुए पहुंच जाओ, एंड में पहुंच जाओ। निक्षा माइक ऑफ करो, आपको सबसे एंड में पहुंच जाओ, आपको 7 शेड्यूल मिल जाएगा। सारे शेड्यूल्स जो है हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सबसे एंड में दे रखे हैं, तो आपको वहां पर सारे आपको शेड्यूल आपके मिल जाएंगे। तो 7th शेड्यूल अगर आप खोलोगे ना, तो 7th शेड्यूल के अंदर आप इजिली देख लोगे कि भाई जैसे ये है, मैं दिखा देता हूं इधर। 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट पहले दे रखी है, ठीक है, यूनियन लिस्ट के सारे वो बता रखे हैं सब्जेक्ट्स के भाई इन पे यूनियन लिस्ट जो है वो बना सकती है। 97 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। उसके बाद दे रखे हैं हमारे स्टेट लिस्ट के, ठीक है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स बता रखे हैं। स्टेट लिस्ट के 66 सब्जेक्ट होते ही फिर आ जाते हैं हमारे कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट के हो गए आपके 47। तो अभी जो हैं रिसेंट टाइम में जो हमारे हैं वो ये वाले हैं, ओरिजिनली मैंने आपको पहले बता दिए थे, ठीक है। हाँ जी मैम, आप ना हाँ बेयर एक्ट के लास्ट में अगर आप जाओगे ना, तो बेयर एक्ट के एंड में शेड्यूल्स दे रखे हैं हमारे सारे, तो उन शेड्यूल्स में से आपको 7th शेड्यूल में अगर आप जाओगे वहां पर आप इजिली देख सकते हो, आपकी लिस्टेस दे रखी हैं सारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट, उनमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिनको लेकर आप लॉज बना सकते हो। ये चीजें पढ़ानी आपको काफी ज्यादा जरूरी इसलिए हो रही थी क्योंकि ये क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे अभी रिसेंट टाइम में। ये स्ट्रक्चर चल रहा है, अगर अब आगे समझ, रिसेंट टाइम में 97 इसमें आप देख लो यूनियन लिस्ट में, और आपको स्टेट लिस्ट में मिल जाएंगे 66 सब्जेक्ट, ठीक है। और बात करें कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो पहले वाला काट दिया 47 सब्जेक्ट्स, हाँ वो छोड़ो फिर कंफ्यूजन हो रही पहले है वाले सबको। नहीं नहीं नहीं, वो रिसेंट का ही रहता है सब्जेक्ट्स। ये तो बस आपको है कि एक ओवरव्यू, बाकी आप लिस्ट खोल के देख लोगे, पता लग गया ना आपको शेड्यूल्स कहाँ दिए गए हैं। आपको शेड्यूल्स के बारे में ही नहीं पता था और आप लोग पूछ भी नहीं रहे, कितनी गलत चीज है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हालांकि इन लिस्टिस के अंदर हम और भी चीजें जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है इनके बीच में क्लैशेस हो जाते हैं। तो क्लैशेस के मैटर में जब ये मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कुछ डॉक्ट्राइन्स लगाता है, ठीक है, जैसे डॉक्ट्राइन पिथ एंड सब्सटेंस वगैरह हो गए, ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन हो गए, तो उनमें डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं। हालांकि एक दो क्वेश्चन आए हैं वो हम कर लेंगे, बट वो एक दो बार ही आए हैं, ज्यादा बार नहीं रिपीट हुए, तो उतना डेप्थ में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, आप लोगों को जानने की जरूरत
नहीं है उसमें, तो इसलिए वहां ना ही जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो फटाफट से पूछ लो। ठीक है, अब एक आर्टिकल है आर्टिकल 254 जो बात करता है रिपग्नेंसी की, रिपग्नेंट की। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं बड़े आराम से, बड़े प्यार से आपको, ताकि समझ आ जाए कि भाई क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है आपका 2023 के अंदर ही ये क्वेश्चन आया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देखो भाई, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, कंकरेंट लिस्ट का कोई मैटर है। आशा मैडम समझ आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ जी, कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है भैया, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, दोनों को पावर है, दोनों काम कर सकते हैं इस पे। लेकिन एक ही चीज पर अगर मान लीजिए इन दोनों ने लॉज बना दिए, ठीक है, एक ही चीज पर इन दोनों ने लॉ बना दिए, अब वो दोनों लॉज एक ही टॉपिक पर, एक ही सब्जेक्ट पर जो दो लॉ बने हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की बात को वो काट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज में एज बोल दे, ये बोल दे भैया मैं तो कह रहा हूं मैरिज एज होनी चाहिए 15 साल। ठीक है, ये बोल दे, अब यूनियन वाले बोल रहे हैं नहीं भैया 21 साल होनी चाहिए, तो दोनों की बात क्या कर गई, एक तरीके से क्लैश। स्टेट वाले बोल रहे हैं 15 साल, यूनियन वाले बोल रहे हैं कितना भैया, वही लड़कों की 21 साल है तो 21 साल होनी चाहिए। ये कह रहे हैं नहीं भैया 13 करो या 15 करो, XYZ जो भी ये चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, हमारा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल हमारा 254, ये एक सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है अगर भैया दोनों लॉज एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ऐसे में जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो प्रीवेल करेगा, यानी कि वो रहेगा, दूसरा पूरी तरीके से हट जाएगा। उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा वॉइड, किस वाले को, इनके द्वारा बनाए गए लॉज को। समझ आया नहीं आया ये बात? आ गया? मैं फिर भी एक और बार समझा देता हूं। देखिए, जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में मनीषा मैडम माइक ऑफ कर दिया करिए आप बोल के ना, क्योंकि वो कंटिन्यू विस्परिंग होती रहती है आपके जो ईयर हेडफोन वो है माइक्रोफोन है उसमें। देखिए, इसमें कोई भी मैटर आया भाई, उस पर लॉज क्या है, आपकी पार्लियामेंट ने भी बना दिया। ठीक है, अब यहां पर स्टेट लेजिस्लेशन ने भी लॉ बना दिया। अब ऐसे में दोनों के लॉ एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, ये कुछ और लॉ बना दिया, इन्होंने कुछ और लॉ बना दिया, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में तो इनको भी पावर है, इनको भी पावर है, इन दोनों ने लॉज बनाया, कंफ्लिक्ट हो गया। तो ये सिंपल सा क्या कह रहे हैं कि भैया चलो, आपने जहां तक ये बात काट रहा है, जहां तक ये बात काट रहा है इसकी, यूनियन वालों की, पार्लियामेंट की, वहां तक वो चीज वॉइड मानी जाएगी, यानी कि किनकी बात चलेगी, वहां पर चलेगी पार्लियामेंट की बात, यानी कि यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के लॉ बना रही है पार्लियामेंट की, उनकी बात चलेगी, ना कि आपकी स्टेट की बात चलेगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रिपग्नेंसी या रिपेग्नेंट वर्ड अगर आप पढ़ो तो समझ जाना यार ये इसी चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो पढ़ोगे ना, इसका टाइटल आर्टिकल 254 का, एक बार बेयर एक्ट में देखिए जरा क्या हेडिंग है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। स्टेट की लेजिस्लेचर, स्टेट लिस्ट की स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन की पार्लियामेंट। अब एक चीज मैं आपकी यही क्लियर कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
लेचर, ये LIS है। ठीक है, एक चीज मैं आपकी ये वो कर देता हूं, वो क्लियर। यहां मैं बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा हूं, पार्लियामेंट कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना। पार्लियामेंट सही वर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्यों सही वर्ड है, क्योंकि पार्लियामेंट में ज्यादातर वही लोग तो बैठेंगे जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, जिनके हाथ में पावर है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा होंगे, लोकसभा में तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली। क्यों वो ज्यादा होंगे, वो ज्यादा रीजन होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि भैया वो रूलिंग पार्टी है, उनको ज्यादा वोट, उनके मिनिस्टर्स ज्यादा आए हुए हैं, तो इनडायरेक्ट एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो लॉ बना रही है पास, और जब उनकी मेजोरिटी होगी तो पास होने के भी लॉज ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहां मैं पार्लियामेंट बोलूं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं, कंफ्यूज मत होना। यहां मैं स्टेट लेजिस्लेचर बोलूं, सेम फंडा यही अप्लाई होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट है, यूपी में अगर बीजेपी गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की, तो वो स्टेट की बात चल रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। अब भाई एक चीज आ गई है, अब कुछ होते हैं अड़ियल जो कहते हैं नहीं भाई हम तो हमारे स्टेट में यही फॉलो करवाएंगे, हम मानेंगे नहीं, हम फॉलो करवाएंगे। भाई ये तो इनकी जाति हो गई, ये तो हमारे ऊपर एक तरीके से अपना वो चला रहे हैं राज। भाई लोकतांत्रिक देश है, ये तो अपना राज चला रहे, क्यों हम कुछ भी लो बनाते हैं, ये अपना लो लाके। और इसमें एक चीज मैं और बता दूं, चाहे पहले इसने लो बना दिया हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वो चीज छोड़िए, अब मान लो इसकी बात सही करवानी है, कैसे करवाई जाएगी, तो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असेंट लेनी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको असेंट दे दी, ये सेकंड कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, किसको, स्टेट को अगर परमिशन दे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, तो फिर वो लो इनके वाला बच जाएगा। पर वो कहां तक चलेगा, सिर्फ इनकी स्टेट तक ही चलेगा वो, और कहीं और नहीं जाएगा। अगर यूपी में आ गया तो वो यूपी तक ही चलेगा, पश्चिम बंगाल में। बट आपको किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, किसकी वो लेनी पड़ेगी आपको असेंट, आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट लेनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन है ये। फर्स्ट में तो भाई पूरी तरीके से खत्म ही हो गया, लेकिन सेकंड कंडीशन में भैया आपको असेंट लेनी पड़ेगी। प्रिवेल आपका हो जाएगा, चल जाएगा आपका लो। पर क्या कंडीशन है, कंडीशन यह है भैया पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इस चीज को आप ध्यान रखना। आपका आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी बारे में बात करता है, और ये 2023 के अंदर आया है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। ठीक है, चाहे इन्होंने पहले लो बनाया चाहे बाद में लो बनाया, भाई साहब मन उससे कोई वो नहीं है। अगर इनको फिर भी अपना लो बचाना है तो भैया जाओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असेंट लेके आ जाओ, आपका लो प्रिवेल हो जाएगा, आपका लो बच जाएगा। एक चीज और बहुत जरूरी, रेज्यूडी पावर मैं आपको बता देता हूं। यह क्वेश्चन आया है आपका, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका 2019 के अंदर, ये क्वेश्चन आया आपका। ठीक है, रेज्यूडी पावर का रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये नोट डाउन कर लिया, हो गया ना। तो आज जो मैं करा रहा हूं ना भाई, वो बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आपका ओवर हो चुका है, मतलब आपका हो ही गया एक तरीके से। तो आज जो मैं करा रहा हूं ना, जो क्वेश्चंस आए हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ना आर्टिकल्स,
इन लिस्ट्स को समझाए बिना आपको नहीं कराए जा सकते थे। अगर मैं बोलता कि भाई ये है वो है, इनके लॉज आपसी में अगर टकरा गए तो किसका बचेगा, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने आपको पहले लिस्ट्स के बारे में बता दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या कहानी चल रही है। ठीक है, रेसिड्यूरी पावर। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूं, देखिए हमने यहां क्या पढ़ा था, हमने यहां पढ़ा था स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, और ये यूनियन लिस्ट। आशा मैम, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं और मैं आपसे ही आंसर ये चाहता हूं इसमें, अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, उसको किन लिस्ट्स में लॉ बनाने की पावर है? स्टेट का पूछ रहे हैं आप? हाँ, ये बता रहा था आई थिंक पुलिस। नहीं, पुलिस वुलिस तो चलो आप सब्जेक्ट बता रहे हो, मेरे को ये बता दो यहां स्टेट लिस्ट है, ये यूनियन लिस्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट है, ये इन सब के सब्जेक्ट आ गए। अब इसमें जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेचर है, वो इन तीनों लिस्ट्स में से किन लिस्ट में लॉ बना सकती है? बताओ। रुक जाओ, पहले मैम से पूछूं। हाँ जी बताओ मैम। किस किस में? जो कॉन्करेंट है वो मतलब स्टेट और यूनियन दोनों की बना सकती है। ठीक है, और तो सर मुझे नहीं पता। मैम सुनो, मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, इन तीनों लिस्ट्स में से स्टेट लेजिस्लेचर किन किन लिस्ट में लॉ बना सकती है, मेरे को बस इतना बता दो। सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट पूछ रहे हो कि सब्जेक्ट सब भूल जाओ, आप सब भूल जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर पता लग गए, यूपी वगैरह, उनको लॉ बनाना है, तो वो किस लिस्ट के अंदर लॉ बना सकते हैं? इन तीनों में से किस किस के अंदर? सर वो एजुकेशन पे बना सकती है और मैरिज पे। नहीं, आप जा रहे हो, सुनो, आप जा रहे हो टॉपिक्स को सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर नहीं जाना। मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स पे? मनीषा मैडम वो मत दो, फेशियल एक्सप्रेशन से सही मत बताओ। यूनियन लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है? क्या बताया इसका आपने? स्टेट मैम, यूनियन लिस्ट में स्टेट कैसे लॉ बना देगी? क्या? सर मेरे को नहीं पता, स्टेट की जो है वो स्टेट का बनाएगी और मैं बाद में पढ़ के बताऊंगी आपको। सुनो, मैं अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है मैं बता देता हूं। देखो सिंपल सी एक चीज है भाई, यूट्यूब वालों आप भी देख लो, समझ लो, ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी दो तरह की सरकारें हैं, एक हमारी राज्य में, यूपी हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है,
ये तो आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र हो गया आपका, फिर चले जाइए बिहार हो गया, ठीक है। ये राज्य की अपनी गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल पे, इनको हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है मैम। एक होती है हमारी सेंट्रल पे गवर्नमेंट, सेंट्रल वाली बीजेपी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। अब आप अगर कलकत्ता वो देखेंगे पश्चिम वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की कौन है, ममता बनर्जी, वहां की अलग गवर्नमेंट हो गई। हमारी सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है मैडम। तो ये दो डिफरेंस है। अब क्या करा गया भाई, जो स्टेट के लिए है उनको बोला गया आपको हम अलग देंगे सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाओगे। यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट को बोला गया आपको, आप अलग अलग उन पे लॉ बनाओगे, ठीक है। तो जिसमें स्टेट को पावर है लॉ बनाने की, वो सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में डाल दिए हमने, ठीक है मैम। यूनियन और सेंट्रल एक ही बात होती है। तो जो मोदी गवर्नमेंट को पावर दी गई कि आपको लॉज बनाने हैं, वो सारे सब्जेक्ट इसमें डाल दिए गए, ठीक है मैडम। इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने की। आगे समझ मैडम यहां तक, ठीक है। अब कंकरेंट लिस्ट जब आई तो इसमें बोल दिया भैया आप यूनियन या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आप भी लॉ बना सकते हो, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट है वो भी लॉ बना सकती है। यानी कि इसमें इस वाली लिस्ट में पीएम मोदी भी लॉ बना सकते हैं, और ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ वो भी बना सकते हैं, नीतीश कुमार ये भी लॉ बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है मैडम। ये आ गया। अब मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा था, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, वो इन तीनों लिस्ट में से किस किस के अंदर लॉज बना सकती है, अब बताओ आप। तो सर ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो आएंगे, ये स्टेट का भी बना सकते हैं, यूनियन के भी बना सकते हैं। हाँ, स्टेट और यूनियन बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में। तो अब अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो इन तीनों में से, इन तीनों लिस्टों में से वो किस किस के अंदर बना सकते हैं, जो स्टेट है वो अपने उसमें स्टेट का बना सकती है, और कंकरेंट में भी। हाँ तो यही तो बताना था, यही तो आंसर था कि भैया स्टेट लिस्ट में भी बना सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला तो था दोनों को बना सकती है, और आपने जो दोबारा से स्पीक करा वो मुझे समझ आया था पहले भी, तो पता नहीं शायद मैंने बताया चलो, है, समझ नहीं नहीं नहीं, आपने यूनियन लिस्ट में भी बोल दिया था कि स्टेट लॉ बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट में मोदी गवर्नमेंट को पावर है, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या। नहीं नहीं नहीं, आपने यूनियन में एक्सेप्ट कर, चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी अब समझ आ गया ना। तो मेरा क्वेश्चन बस यही था कि भाई स्टेट अगर, अब क्या है, मान लीजिए भैया यूनियन है, अब मान लीजिए एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट ऐसा है, सुनिए इधर ध्यान दीजिए सारे, एक टॉपिक ऐसा है जो ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, जो ना तो आपके स्टेट लिस्ट में और ना ही कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। जो मैं आपको रेसिड्यूडी पावर बता रहा था, अगर ना वो स्टेट लिस्ट में ना वो कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है, उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट की, यूनियन वालों की होगी। जो टॉपिक ना तो इधर दिया गया है, अब ना इधर है ना इधर है, स्टेट के हाथ से तो बात गई, ठीक है। इन दोनों में जो वो नहीं है, ठीक है, तो सब्जेक्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट की पावर है। ये आपकी हो गई रेसिड्यूडी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट अगर इसमें भी मेंशन नहीं है, आपके स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, उसमें लॉज बनाने की पावर आ जाएगी यूनियन पे, ठीक है, आपकी पार्लियामेंट पे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना लिस्टिस को लेकर।
ठीक है, इसको हम कौन सी पावर बोलते हैं? रेसिड्यूरी पावर। ठीक है, अगर चाहे इसका सेकंड क्लोज बोलता है चाहे टैक्स से रिलेटेड, टैक्स का मैटर है कंकरेंट लिस्ट का, अगर कुछ चीजों के लिए टैक्स के लेकर बात करी नहीं गई कंकरेंट लिस्ट के अंदर, भाई बता दिया आप इस पे टैक्स लगा सकते हो, इस पे लगा सकते हो, इस पे लगा सकते हो, कंकरेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट में। ठीक है, उसके अलावा कुछ टैक्सों के बारे में मेंशन ही नहीं करा गया, ना इसमें ना इसमें, तो किसकी पावर हो जाएगी वो बनाने की? वो हो जाएगी पार्लियामेंट की, यूनियन लिस्ट, यूनियन की पावर। रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर, इसको ध्यान रखना, रेसिड्यूरी कर लो, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ लो। आर्टिकल 248 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये वाला हो गया कवर, मतलब आ गया, याद हो गया आपको? कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? इसको नोट डाउन कर लो, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं करा है तो फटाफट से, फिर मैं रब कर दूंगा, फिर मत कहना रे ये रब कर दिया, मेरे को तो ये करना था, मेरे को वो करना था। अब एक है आर्टिकल कौन सा? 368, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके इंडियन, मतलब उसमें आया है, ये 3-4 बार ये रिपीट हुआ है, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, देखो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था अमेंडमेंट्स के बारे में। ठीक है, कोई लॉ बनता है, किसी एक्ट के अंदर चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं चेंज होना, कोई नई चीज डाली जाती है, कोई पुरानी चीज को हटाया जाता है, रिपील किया जाता है। ठीक है, तो वो सब अमेंडमेंट्स को एक तरीके से मान लिया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब वही है, कोई चीज कुछ चेंज जब हम करना होता है ना, तो हमें बाय अमेंडमेंट लाकर करना पड़ता है, कोई भी चीज अगर हमें करनी होगी चेंज। ठीक है, अब ये तो हम जनरल लॉस एक्टों को अमेंडमेंट की बात करी गई, हमने कल भी हमने अमेंडमेंट को लेकर बात करी थी। जितना भी हमने पढ़ा ना, लॉ पास हुआ, पहले किसी भी ऑर्डिनरी बिल आया, किसी भी हाउस में चला गया, कुछ भी हो गया, ये हो गया, फिर वहां से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिल गई, फिर वो जाकर एक्ट बन गया। तो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, ये एक पार्ट हो गया किसका? अमेंडमेंट का। ठीक है, अब हमने पढ़ी सारी किस चीज के बारे में? सारे लॉज, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, बेनिफिट एक्ट हो गया, मैटरनिटी, तो ऐसी जितने भी एक्ट वगैरह उनके बारे में, ये चीज आपको सबको समझ आ गई। ठीक है, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अगर हमें अमेंडमेंट करना है, उसकी बात करता है हमारा कौन? उसकी बात करता है हमारा आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसकी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जिनसे क्वेश्चंस ना आ जाए तो एटलीस्ट आप कर दो। ठीक है, नोट विद स्टैंडिंग क्लोज, फर्स्ट मैं पढ़ता हूं, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ, अब देखिए अमेंड जो करते हैं वो किस किस चीज के थ्रू कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो ना, अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। ठीक है, एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ले डाउन इन दिस आर्टिकल, इस किस प्रोसीजर द्वारा? जो इसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अलावा, इसके अलावा किसी और प्रोसीजर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गया? कुछ चीज डालकर, ऐड कर कर, कुछ परिवर्तन कर कर, ठीक है, चेंजेस कर कर, या फिर कुछ चीजें हटाकर, डिलीट कर कर इसमें चेंज किया जा सकता है।
उसको जो भी एक प्रोसेस हो रहा है इसको बोलेंगे हम बाय अमेंडमेंट, अमेंड करके। ये आ गया आपको समझ। अब आ जाइए सब क्लोज टू पर। एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आपको सबसे पहले उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? बिल। बिल का आपको इंट्रोड्यूस बिल आपको करना पड़ेगा। बिल फॉर द पर्पस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भाई सिंपल है, मनी बिल की तरह नहीं है कि मनी बिल को सीधा आप कहां डाल देते हो, मनी बिल को सीधा आप डाल देते हो लोकसभा के अंदर। ये कह रहा है किसी भी हाउस के अंदर आप डाल दो, इंट्रोड्यूस कर दो बिल को इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस बाय मेजोरिटी। अब बाय मेजोरिटी कह रहा है ये, लेकिन मेजोरिटी कितनी चाहिए वो आगे बताएगा ये। बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है भाई, कम से कम 2/3 की मेजोरिटी से कम ना जाए। मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट और वोट। ठीक है, मेजोरिटी 2/3 मेंबर के एटलीस्ट होनी चाहिए भाई, इससे कम बिल्कुल भी ना हो, तभी ये माना जाएगा, वरना ये पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये पास हो जाएगा तो फिर ये कहां भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। हमने जर्नल ऑर्डिनरी बिल में भी हमने इसी बारे में पढ़ा था। दोनों हाउसों में से बिल कहीं भी जाएगा, वहां से पास होकर दूसरे हाउस जाएगा, दूसरे हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट लेने के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बात कह रहा है ये सब क्लोज 2 के अंदर जो बात करता है अमेंडमेंट की। ठीक है, इसमें हमें यहीं तक ही पढ़ना है। एक चीज और जो सब क्लोज 3 कहता है, वो कहता है जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 की कोई भी बात जो है वो इस आर्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है। नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। ये चीज आपको समझ आ गई? ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं जो फोर्स वाला बात करता है, फंडामेंटल राइट्स अमेंडेड नहीं हो सकते। नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट थर्ड मेड और purporting to have been made under this article whether before or after the commencement of section 55 of constitution 42nd amendment called in question any court on any ground। ठीक है भाई, ठीक है, सिंपल सा इसके अंदर ये है, बाकी इधर उधर जाने की कोई जरूरत हमें नहीं है। बस हमें मेजोरिटी पता लग गई, हमें प्रोसीजर पता लग गया। ठीक है, हमें ये पता लग गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर अमेंडमेंट करना है तो आपको कहां पढ़ना पड़ेगा? आपको आर्टिकल 368 जाकर देखना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा जरूरी है। तो भाई आज के लिए क्लास जो है हमारी यहीं करते हैं ओवर। ठीक है, होपफुली बहुत सी चीजें हमने कवर कर लिया, तो हमारी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक तरीके से कवर हो चुका है। तो
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, टेंशन वगैरह बिल्कुल भी मत लीजिए। और जो भी आपको क्वेरी है, जो चीज आपको नहीं समझ आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, टाइमली हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।